जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आप सभी को एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जिसमें मैंने क्लासेस 6 to 12 पॉलिटी करा चुका हूं और हम हिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें आपका 6 से लेकर 10th क्लास तक आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लास 10th के कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे 1840 के दशक में। ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। तो अगर हम बात करें सूती उद्योग और कपास उद्योग के, तो ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। तो यहाँ बोला है 1840 के दशक में, नहीं, 1840 के दशक में तो कपास उद्योग फलता फूलता जो कपास उद्योग था वह क्या था, इसका डेवलप कर गया था। क्लियर। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उपनिवेशों ने रेलवे का विस्तार किया। तो जो रेल निर्माण है ना, ये 1860 के दशक में, 1840 के दशक में नहीं। तो पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन बी हो जाएगा, आपका पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि 1840 के दशक में सूती और कपास उद्योग आपका डेवलप हुआ। जो रेल निर्माण है ये आपका 1860 के दशक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन आपका सही है। 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। इस समय पर लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। तो कह रहा है कि इस टाइम पर जो 10% की शहरी आबादी है वह गरीब थी। तो 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छी हालत में भी लगभग 10% जो शहरी आबादी थी वो गरीब थी। यह कथन सही है। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसी दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% तक पहुंच गई थी। 1830 के दशक में आई जो आर्थिक मंदी थी, उसके दौर में जो बेरोजगारी की संख्या है वह 10 से 20% नहीं, वह 35 से 70%, 35 से 75% तक पहुंच गई थी। बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी था। तो ये बात भी सही है कि बेरोजगारी के जो आकांक्षा के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे, न्यू डेवलपमेंट से वो चिढ़ते थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ तो हाथ से जो ऊन काटने वाले लोग थे, औरतें थीं, वह इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगे। क्यों? क्योंकि जेनी के इस्तेमाल से यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा और उससे बेरोजगारी बढ़ती थी। तो आपका पहला और तीसरा कथन सही है। उपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। उपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। भारत के पश्चिम तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में होता था। तो मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के जो रेशमी कपड़े थे और सूती उत्पादक का ही दबदबा था। वह सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का होता था और यह आपका अर्मेनिया, फारसी सौदागर, पंजाब से अफगानिस्तान,
पूर्वी फरास और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ से चीज़ों को लेकर जाते थे। यहाँ के बने जो महीन कपड़ों के थान होते थे उन्हें ऊँटों की पीठ पर लाद कर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दरों और रेगिस्तानों के पार ले जाया जाता था। तो आपका पहला कथन सत्य है। आगे है, भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के मध्य में भारत दक्षिण पूर्व एशिया बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। तो ये कथन भी आपका सही है। गुजरात के तट पर स्थित सूरत में जो आपका बंदरगाह है उसके जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर आपका मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशिया बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार किया गया था। तो आपके दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया था। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो पूर्ण स्वराज है उसकी मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया था। तो बात करें अगर हम 1929 की, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था और यह तय किया गया था कि 26 जनवरी 1950 50 में लिखा है 26 जनवरी 1930 को हम क्या बनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। ठीक है, तो इस उत्सव की और बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया था। तो लाहौर अधिवेशन औपचारिक रूप। ब्रिटेन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन जो वुड्स समझौता है यह किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाया जा सके। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर, कहाँ पर? अमेरिका के स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन वुड्स समझौता जुलाई 1944। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन आपका सही है। इसे भारत ने लॉन्च किया था। गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान साझा करने, महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमों में निवेश करने पर जोर देता है। विश्व आर्थिक मंच WEF गठबंधन का नेटवर्क भागीदार है। तो देखिए, यह गठबंधन आपका जो गठबंधन है ये जनवरी 2024 में स्विट्जरलैंड के दावोस में 54 वार्षिक विश्व आर्थिक मंच की बैठक के मौके पर भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। क्लियर? यह वैश्विक दक्षिण में एक अग्रणी आवाज़ के रूप में महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान को साझा करने और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम के निवेश पर भी जोर देता है। तो तीनों के तीनों कथन आपके सत्य हैं। मत्स्य पालन समिति COFI निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है? मत्स्य पालन समिति। तो बताइए, मत्स्य पालन समिति किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है? तो अगर हम बात करें तो ये कार्य करती है आपका खाद्य एवं कृषि संगठन।
खाद्य एवं कृषि संगठन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से बताइए कौन सा कथन आपका सही है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो जो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम है यह भारतीय एयरस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बोइंग इंडिया की एक पहल है। यह भारत के एयरस्पेस रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में जो वंचित महिलाओं के लिए वैश्विक परीक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। यह कार्यक्रम लड़कियों और महिलाओं को विमान क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित में महत्वपूर्ण कौशल सीखने का अवसर प्रदान करता है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य बोइंग और भारतीय एरोस्पेस कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित करना है। आपका दूसरा कथन गलत है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम में बोइंग और भारतीय एरोस्पेस कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित करना शामिल नहीं है। इसका मुख्य रूप से कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश्य है कि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाया जाए और एयरस्पेस क्षेत्र में उनके करियर के अवसर को प्रदान किया जाए। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो पहला कथन है, स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर जिसे हम गर्भगृह कहते हैं, वह टावर नागर शैली की अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली से अलग करता है। तो जो स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली से अलग करता है, ये कथन आपका सत्य है। नागर मंदिरों पर आमतौर पर बड़े पैमाने पर भित्ति चित्र और पेंटिंग पाए जाते हैं। तो कथन दूसरा आपका गलत है। क्यों? क्योंकि नागर मंदिरों पर भित्ति चित्र या चित्रों के बजाय अपनी मूर्ति कला अलंकरण के लिए जाने जाते हैं। अपनी मूर्ति कला और आपका अलंकरण के लिए जाने जाते हैं। चालुक्य वंश के शासन के दौरान वास्तुकला की नागर शैली अपने चरम पर पहुंच गई थी। तो वास्तुकला की नागर शैली के दौरान गुप्त राजवंश के दौरान अपने चरम वंश पर। तो वास्तुकला के नागर, तो चालुक्य वंश लिखा है, ये गलत है। चालुक्य वंश नहीं होगा, यहाँ पे आपका गुप्त वंश होगा। ठीक है, गुप्त वंश के शासन के दौरान वास्तुकला की नागर शैली अपने चरम पर पहुंच गई थी। नागर शैली में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता है। ये कथन सही आपका। तो पहला और चौथा कथन सही है और दूसरा और तीसरा कथन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद का दमपारा वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। चंद का दमपारा वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यह पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। तो यह पूर्वी घाट के उत्तर पूर्व छोर पर स्थित है, ये कथन आपका सही है। यह अभयारण्य अलोविक रिडेले कछुओं की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ये जो अभयारण्य है यह विशेष रूप से ओलिवे रिडेले कछुओं की सुरक्षा के लिए नहीं जाना जाता। इसके बजाय ये हाथियों की रक्षा के लिए, यह हाथियों की आबादी के साथ साथ काले हिरण, सांभर और चीतादर हिरण जैसे अन्य जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। मूसी नदी अभयारण्य से होकर बहती है। तो यहाँ पर आपका ब्राह्मणी नदी चंदका वन्यजीव से होकर बहती है। ब्राह्मणी नदी, मूसी नदी नहीं।
ब्राह्मणी नदी ओडिशा में पूर्व की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है और यह अभयारण्य के पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर। डोंगरिया कोंद आदिवासी समुदाय चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा है। तो डोंगरिया जो कोंद आदिवासी समुदाय है यह चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। तो ये कथन आपका सही है। तो यहाँ पे सिर्फ पहला और चौथा ही कथन आपका सत्य हो जाएगा। क्लियर। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन बचे हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे। अगली जो क्लासेस होंगी उसमें हमारा क्लास 11th हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लास 11th हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट हम नेक्स्ट क्लास से मतलब नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।